आप लोग और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड में। और दोस्तों, जैसे कि हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते चले आ रहे थे, तो अब हम उसके आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश किस प्रकार से वंशानुगत करता है अपने पद को, यानी सुल्तान के पद को वंशानुगत करता कौन है? इल्तुतमिश। 1229 में ये क्या करता है? खलीफा से खिलाअत का प्रमाण पत्र लेता है। खिलाअत का प्रमाण पत्र का अर्थ मैंने कल बताया था। इसका सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि अब बादशाह की गद्दी पर वही व्यक्ति बैठ सकता था जो कौन होता? जो कि सुल्तान का उत्तराधिकारी बनता, या उसका पुत्र हो या रक्त संबंध से जुड़ा हो। ठीक है। और पहली बार भारत में शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाने का प्रयास भी कौन करता है? यह प्रारंभ कौन करवाता है? तो यह भी जवाब आपका इल्तुतमिश ही होगा। और इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण को भी पूर्ण कराता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कल आपसे डिस्कस किए थे। अब इल्तुतमिश के आगे हम चलने वाले हैं आज, कि जैसे कि मैंने बताया कि इसने जो सुल्तान का पद था इसको वंशानुगत कर दिया था। सुल्तान के पद को वंशानुगत कर दिया था इसने। सुल्तान के पद को इसने क्या किया था? वंशानुगत किया था। ठीक। तो वंशानुगत किया था, तो ये अपने जीवन काल में ही क्या करता है? ये अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। ठीक है। यह बता देता है कि मेरे बाद उत्तराधिकार किसका मिलेगा। तो इसके पुत्र था, लेकिन वो कैसा था? वह था बिल्कुल ही निकम्मा था, मतलब किसी योग्य नहीं था, योग्य पुत्र नहीं था। लेकिन इसकी पुत्री थी जिसका नाम था रजिया, वह योग्य थी। ठीक है। तो रजिया इसकी पुत्री थी। और इल्तुतमिश के बारे में बताया था कि ये तुर्कान चहलगामी यानी 40 गुलाम सरदारों के गुट को भी बनाता है। ठीक है। रजिया इसकी पुत्री थी और ये अपने जीवन में रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। उत्तराधिकारी किसको घोषित करता है? ये रजिया को। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस समय जो लोग थे वह कैसे परंपरा से जकड़े हुए थे। उनकी बहुत ही कंजर्वेटिव मेंटालिटी थी उस समय, और ये क्या करते हैं कि किसी भी महिला के अधीन काम करना नहीं चाहते हैं। और यही वजह थी कि इसके बाद रुकनुद्दीन को गद्दी पे बैठाया गया। रुकनुद्दीन को गद्दी पे बैठाया गया। लेकिन मैंने बताया कि इसका पुत्र अयोग्य था, तो इसकी माँ शाहे तुर्काना इसके बदले शासन करने लगती है। ठीक है। इसको तो शासन नहीं दिया जाता है रजिया को, लेकिन शाहे तुर्काना का शासन चलने लगता है। और शाहे तुर्काना बहुत ही जालिम तरह से शासन करती है, लोगों पर कर बढ़ा देती है, लोगों से कई तरह से कर वसूल करने लगती है। जनता परेशान हो जाती है शाहे तुर्काना के शासनकाल से। और यही वजह है कि जब रजिया सुल्तान यह सब देख रही होती तो उससे रहा नहीं जाता, और वह एक दिन क्या करती है? खुले मुंह में, उस समय क्योंकि आपको पता होगा कि इस्लाम में महिलाएं पर्दे में रहती हैं, नकाब पहनती हैं, लेकिन रजिया सुल्तान जो है बादशाह का लाल वस्त्र धारण करती है और शाही चंदोबा और कुल्हा यानी टोपी और चंदोबा धारण करती है, और खुले मुंह में दरबार पहुंचती है और जनता से पूछती है कि क्या मुझे सुल्तान बनाओगे। इसी समय रुकनुद्दीन गया हुआ था अभियान करने के लिए, और इसी बीच में रजिया सुल्तान को जनता सहर्ष स्वीकार करती है। और दिल्ली की गद्दी पर यानी दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठता है? रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। तो यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो अगर प्रथम मुस्लिम शासिका या प्रथम महिला शासिका पूछे, प्रथम महिला शासिका, तो आपका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। और वहीं आपसे पूछे अंतिम कौन था, तो अंतिम भी आपका उत्तर होगा, क्योंकि इसके बाद
कोई भी महिला दिल्ली सल्तनत पर नहीं बैठी, यानी कि भारत के पे राज नहीं किया उसने। अंतिम सुल्तान भी महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जो है भारत पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। और अंतिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। ये दोनों ही आंसर आपके यहाँ क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है तो जो सरदार थे या जो लोग दरबार में थे उनको दिक्कत होने लगी। वो नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे, उन्हें कदापि ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई महिला के अधीन हम काम करें। और वो क्या करने लगते हैं? षड्यंत्र करने लगते हैं। षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र करते हैं। और मैंने बताया कि देखिए महिलाओं की हाइट कुछ कम होती है, नेचर ने उनको थोड़ा सा कम बनाया है, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है। और अरबी जो घोड़े होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हम लोगों से भी अधिक होती है, पुरुषों से भी ज़्यादा होती है अरबी घोड़े। तो उस समय रजिया सुल्तान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत। याकूत, याकूत इसके अस्तबल का प्रधान था। अस्तबल का प्रधान था। और ये लोग षड्यंत्र करते हैं क्या कि रजिया सुल्तान, क्योंकि महिला थी, कुछ कर तो सकते नहीं थे, शक्तिशाली थी, तो याकूत के साथ क्या करते हैं? इसके प्रेम प्रसंग की बात करना शुरू करते हैं, यानी चरित्र पर, इस पर लांछन लगाना शुरू करते हैं कि इसका तो इसके मतलब नौकर के साथ जो है इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। और विद्रोह कर बैठते हैं सभी लोग। और रजिया सुल्तान के विरोध में सारे के सारे सरदार खड़े हो जाते हैं। याकूत की हत्या कर दी जाती है। याकूत की हत्या कर दी जाती है अल्तूनिया के द्वारा। अल्तूनिया। लेकिन रजिया सुल्तान देखती है कि हमको अपने राज्य को बचाना है। वह एक बार फिर प्रयत्न करती है और इसी अल्तूनिया से बोलती है कि अगर तुम मुझे वापस मेरा राज्य दिला दो तो मैं तुमसे निकाह कर लूँगी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि ये जब दोनों लोग आराम कर रहे थे जंगल में कैथल नामक स्थान पर, तो इन दोनों की ही हत्या कर दी जाती विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर एक महान शासिका आई, लेकिन वो बहुत जल्द ही गद्दी से उतार दी गई षड्यंत्रों के चलते हुए। ठीक है, अब मैंने बताया कि यहाँ तुर्क सरदारों का सिलसिला चल रहा था और ये चाहते थे कि किसी तरह हमको क्या करना है, हमको शासन संभालना है, हमको शासन मिल जाए किसी तरह। उसी ग्रुप में एक व्यक्ति था, दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बलबन। ठीक है, अब हम बात करेंगे बलबन की। देखिए दोस्तों, क्लियर हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी क्लास लग रही है आपको। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, मैं उनको पूर्ण करूंगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा बलबन। देखिए, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बलबन जो खुद एक गुलाम था लेकिन दरबार में था और इसकी नज़र गद्दी पर थी, दिल्ली सल्तनत पर थी। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत को हासिल कैसे करे, क्योंकि ये जो पद है ये तो वंशानुगत हो गया है। ये पद कैसा हो गया है, ये वंशानुगत हो चुका था। और बलबन कोशिश कर रहा था, अपना दिमाग यूज कर रहा था कि किस तरह हम जो है इस गद्दी को हासिल करें। तो इसी के चलते ये जो अगला सुल्तान बनता है उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये ऐसा व्यक्ति था, बहुत सीधा साधा नेचर था। और बलबन की निगाहें, देखिए, अगर आप किसी के घर में रह रहे हैं तो सारी कमियां और उसकी सारी ताकत के बारे में आप बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। बलबन ने यही किया और उसने क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद को पकड़ने का सेंस यहाँ पर पकड़ के बंदी बनाना नहीं है, उसने इसका इस्तेमाल किया। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद बहुत ही सीधा व्यक्ति था,
इस्लाम पे इसकी बहुत निष्ठा थी। यही वजह है कि क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा बादशाह था जो अपना खर्चा राजकोष से नहीं चलाता था। आपका आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद अपना खर्चा कैसे चलाता है वो भी बता रहा हूं। ये टोपी सिला करता था, टोपियां सिया करता था, टोपियां सिलकर और कुरान की नकल करके, कुरान की नकल करके अपना जीवन यापन करता था, अपना जीवन चलाता था, अपना जीवन यापन करता था। तो ये क्या करता है बलबन? बलबन क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने गिरफ्त में पकड़ता है, यानी उस पर अपना अधिशासन करता है, उसके माइंड पे अपना अधिशासन करता है और इसके साथ अपनी पुत्री का निकाह करवा देता है, पुत्री का विवाह करवा देता है, निकाह। तो अब आप समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है कि अब बलबन का रिश्ता किससे हो गया? एक राज परिवार से हो गया। यही वजह है कि अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा व्यक्ति था जो बादशाह ना होते हुए भी या सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र और दंड का प्रयोग करता था। तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन। कौन होगा? बलबन। और बलबन एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको बलबनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर आगे चलते हैं हम लोग। बलबन अगला काम क्या करता है? चूंकि ये खुद एक गुलाम था, लेकिन ये गुलाम होते हुए भी अपने आप को बताता है कि नहीं भाई, हमें तो गुलाम ऐसे ही बना लिया, धोखे से, हम तो धोखे से बन गए। लेकिन अपना जो रिश्ता है या अपने खानदान को बताता है। इस्लाम में एक बहुत बड़ा राज परिवार था आफरासियाब, बहुत प्रसिद्ध है आफरासियाब। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये अपना संबंध आफरासियाब के वंशजों से बताता है कि हम आफरासियाब के वंशज हैं भैया, हमको तो वंशज हैं, हमको तो धोखे से गुलाम बना लिया गया। आफरासियाब के वंशज के साथ अपना संबंध कौन स्थापित करता है? आपका आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, और राजा ना होते हुए भी राजा के छत्र और दंड का प्रयोग कौन करता है? वह है बलबन। तो जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठता है इसकी साजिशें शुरू हो जाती हैं और ये पहला काम तो ये करता है कि जिस राजवंश को बचाने के लिए तुर्कान चेहलगामी की स्थापना की जाती है, तुर्कान चेहलगामी की स्थापना की जाती है, उस चीज को ये समाप्त करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 40 तुर्क सरदार या 40 सरदारों के गुट को या संगठन को कौन समाप्त करता है? आंसर आ जाएगा बलबन। और बनाता कौन है? याद आ रहा है आपको? बताएं जल्दी, बनाता कौन है? कमेंट में जरूर बताइए कि इसको बनाता कौन है। तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, तुर्कान चेहलगामी को ये समाप्त करता है। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना ये सरदार रहेंगे, सबको कत्ल करवा देता है और दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना करता है। अपना संबंध आफरासियाब के वंशज के साथ जोड़ता है। चूंकि इसकी मानसिकता ऐसी थी, क्योंकि गुलामी की जंजीरों में ये जकड़ा हुआ था, अब बादशाह बन गया तो किसी तरह कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है, इसीलिए ये क्या करता है? रक्त और लौह की नीति अपनाता है। रक्त, ये क्वेश्चन भी पूछेगा, रक्त व लौह की नीति। तो ये क्वेश्चन आपका अगला बनता है कि रक्त और लौह की नीति कौन अपनाता है? तो आंसर हो जाएगा बलबन। रक्त और लौह की नीति को अपनाता है और इस नीति के तहत ये क्या कहता है? इस नीति के तहत ये कहता है कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं, मेरी अंग अंग में क्या होता है? रक्त की जो स्पीड है बढ़ जाती है और मेरा मन करता है कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं। ठीक है, तो ये इसकी रक्त और लौह की नीति थी। और दूसरा राजत्व सिद्धांत,
राजत्व सिद्धांत। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि राजत्व सिद्धांत कौन चालू करता है, तो वह है बलबन। अब राजत्व सिद्धांत के तहत क्या करता था ये, अब राजत्व सिद्धांत क्या है ये भी जान ले। इसने उलेमा और खलीफा वर्गों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और इसके राजत्व सिद्धांत के तहत इसने ये बोला कि राजा जो होता है, राजा सबसे बड़ा होता है और उसकी बात को पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है, उसको उसके बात को पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो राजत्व सिद्धांत भी देता है, ये भी क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि ये एक नई प्रथा को दरबार में शुरू करवाता है जिसका नाम है सिजदा व पाबोस। सिजदा व पाबोस, सिजदा व पाबोस की ये शुरू भी करवाता है, सिजदा व पाबोस को शुरू करवाता है। और सिजदा पाबोस के तहत क्या होता है, यानी एक नया रूल फॉलो करवाता है कि दरबार में राजा के सामने जब भी आप आएंगे तो झुकेंगे घुटने के बल, उसके हाथ को चूमेंगे, उसके सामने नतमस्तक होंगे। ये इसकी सोच थी। तो आपसे पूछा जाएगा सिजदा व पाबोस की उपाधि मतलब शुरुआत कौन करवाता है सिजदा व पाबोस परंपरा को दरबार में, तो बलबन करवाता है। इसके बाद बलबन पहला सुल्तान था जो जीतले इलाही की उपाधि धारण करता है। किसकी? जीतले इलाही। तो ये क्वेश्चन तो सीधा ही पूछा जाता है कि जीतले इलाही की उपाधि को कौन धारण करता है, कौन सा सुल्तान जीतले उपाधि की धारण करता है, जीतले उपाधि। तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन वह व्यक्ति था जो जीतले इलाही की उपाधि को ग्रहण करता है। इसके बाद एक और नया त्योहार मनाना शुरू करता है जिसको नवरोज बोला जाता है। नवरोज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नवरोज उत्सव की शुरुआत कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन। नवरोज का उत्सव कौन शुरू करवाता है, आपका आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, अब इसी के साथ अगला जो सवाल पूछेगा आपसे वह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तो आपसे पूछेगा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में था, तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन। दूसरा सवाल इस तरह से पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूछेगा कि कौन सा वह व्यक्ति है जिसने 7 सुल्ताने और 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा, 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। तो अमीर खुसरो। इसका असली नाम अमीर खुसरो का मोहम्मद हसन था। मोहम्मद हसन इसका असली नाम था। कभी कभी पूछ लेता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन, क्योंकि अमीर खुसरो बहुत इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हुए। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बता दूं कि अगर आपसे कोई व्यक्ति के बारे में पूछता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने 7 या 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो। और अगर वहीं पूछता है कौन सा ऐसा सूफी संत था जिसने 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो आपका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया कौन थे? जब तुगलक वंश आएगा तो मैं बताऊंगा कि निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। ठीक है, और सूफी संतों के बारे में भी डिटेल आपको दूंगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। कहा जाता है ये निजामुद्दीन औलिया से इतना प्रेम करते हैं कि जब इनकी मृत्यु की खबर इनको मिलती है अमीर खुसरो को, तो यह भी अपने प्राण त्याग देते हैं। सोचिए गुरु और शिष्य का कैसा संबंध था। ठीक है, तो अमीर खुसरो जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की सूचना पाते हैं तो उस समय अपने प्राण छोड़ देते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो से और क्वेश्चन जो पूछेगा, इनको तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूतिए हिंद। तो आपसे जो क्वेश्चन यहां बनेंगे मैं फिर से अभी रिवाइज करूंगा। तूतिए हिंद ये तो या तोताए हिंद ऐसे पूछ लेता है। तोताए हिंद। तोताए हिंद किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, इसके बाद इन्होंने
तबला व सितार का आविष्कार किया? तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि तबला व सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो हैं। ठीक है, तूतिए हिंद किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो को बोला जाता है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे और इनने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर सूफी संत लिखा हो तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तब आप लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो मैंने बताया कि बलबन किस तरह से अपने आप को दिल्ली सल्तनत पर स्थापित करता है आज की क्लास में। ठीक है, अब बलबन के बाद आएगा खिलजी वंश। खिलजी कौन थे और किस प्रकार से भारत पर शासन किया? खिलजी ऐसा वंश था कि खिलजी वंश के कारण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण पर था, या उसने जो भूमि पैमाइश करवाई, उसके बाद दिल्ली सल्तनत बदली और जब मुगल काल आया तब भी उसको ज्यों की त्यों रखा गया। हमारे इतिहास में कई चीजें परिवर्तित हुई, स्थापत्य कला भी बदली। ठीक है, तो यहां मैं आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। अगली क्लास में आपसे मैं खिलजी वंश के बारे में चर्चा करूंगा। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।